नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव क्या वाकई कड़ी टक्कर में फंसा है? कोई भी दल दमदारी से जीत का दावा नहीं कर पा रहा है। राजनीतिक पंडित, सट्टा बाजार और मीडिया घरानों के सर्वे भी कड़ी टक्कर का ही इशारा कर रहे हैं। चुनाव में कड़ी टक्कर के जो कारण समझे जा सकते हैं उनमें प्रत्याशियों के चयन में गलतियां, गठबंधन में बिखराव, बगावत, तीसरे दल की उपस्थिति, प्रचार अभियान में जोश, जाति धर्म पर दलों के दावे, राम मंदिर के अलावा हमास के आतंकवाद की चुनावी भूमिका, मतदान केंद्र पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता शामिल है। आज इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एमपी के मन में भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हजारों करोड़ के हवाई जहाज में जाते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं। कांग्रेस में कमलनाथ तो बीजेपी में राज्य स्तर पर शिवराज चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। एक दिन में औसतन 10 सभाएं शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं। कमलनाथ भी ज्यादा से ज्यादा सभाएं करने की दौड़ में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। वो जितनी सभाएं मध्य प्रदेश में कर रहे हैं वो भी एक रिकॉर्ड है। बीजेपी का तो चुनाव अभियान ही एमपी के मन में मोदी पर केंद्रित है। मध्य प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां का हर नागरिक, माता हो, बहनें, भाई, नौजवान, हाँ, पूरा एमपी कह रहा है, पूरा एमपी एक स्वर से कह रहा है। एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में। कहते थे भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। जहां भी जाते थे, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में जाते हैं, हजारों करोड़ के हवाई जहाज में जाते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं। राजनीतिक पंडित, चुनाव समीक्षक, यहाँ तक कि ज्योतिषाचार्य और मीडिया समीक्षक भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। कड़ी टक्कर चर्चाओं में ज्यादा दिखाई पड़ रही है। जमीनी हकीकत की स्थिति चुनाव परिणाम से तय होगी। चुनाव का बड़ा फैक्टर हर क्षेत्र में मतों का विभाजन बन गया है। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस 2018 के चुनाव में आदिवासी सीटों पर जयस के साथ मिलकर मैदान में उतरी थी। इस बार जयस अलग चुनाव लड़ रहा है। 6 महीने पहले जब चुनाव का माहौल बनना शुरू हुआ था, तब चर्चाओं में राज्य के नतीजे एक तरफा सुनाई पड़ रहे थे। लेकिन अब बीजेपी सरकार की लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित होती दिख रही है। यही योजना है जिसके कारण सत्ता पक्ष चुनाव को कड़ी टक्कर में लाने में सफल हुआ है। वहीं युवा मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीतियों, निर्णयों के साथ होंगे या बदलाव के नाम पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का हाथ मजबूत करेंगे, ये भी देखने योग्य होगा, क्योंकि युवा मतदाताओं का यह निर्णय भी चुनाव को निर्णायक दिशा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी नेत्री प्रियंका दुबे जी जुड़ी हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता फरहाना खान जी इस डिबेट का हिस्सा हैं। फरहाना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के.एस. शाइनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। के.एस. शाइनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के.एस. शाइनी जी सबसे पहले आपसे करेंगे। दोनों ही दल कड़ी टक्कर की बात कह रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि दोनों ही दल अपनी जीत का दावा नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर जमीनी मोर्चे पर देखी जा रही है। लेकिन ये कड़ी टक्कर किस वजह से देखी जा रही है? क्या कुछ फैक्टर्स इसके पीछे आप मानती हैं? है वो नेक है और इस वजह है कांग्रेस में पहले फाइटिंग हुआ करती थी, वो कुछ हद तक जो कम हुआ है वो बीजेपी में ज्यादा दिख रहा है। बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी है, कैडर बेस्ड है, तो इसलिए वो बाहर दिखाई नहीं देता। पर फिर भी जो वर्कर्स हैं उनके अंदर नाराजगी है। एक तरफ सिंधिया जी का गुट है, एक तरफ शिवराज जी है,
और कुछ लोग जो इनसे नाराज हुए हैं उनका भी अपना एक कह लो एक उसमें वर्चस्व दिखता है। तो इस वजह से बीजेपी को चैलेंज है। दूसरी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी 18 साल का जो है वो बीजेपी को उससे जूझना पड़ रहा है। और वहीं कांग्रेस के अंदर जो पहले से ही इस तरह के इनफाइटिंग्स रहे हैं और कांग्रेस इस बारे में बिल्कुल आप जानते हैं कि किस तरह से वहां पे फंक्शनिंग होती है, थोड़ा अलग है बीजेपी से। तो इस वजह से कांग्रेस जो भी इस इनफाइटिंग को कंट्रोल कर सके, अपने जो भी नाराज वर्कर्स हैं, जो नाराज नेता हैं, उनको जो भी साथ ले, मेरे ख्याल से इस बार चुनाव उसके पक्ष में जाते हुए दिखता है। जी, जो नाराज नेताओं को साथ ले, चुनाव उनके पक्ष में है। लेकिन प्रियंका जी, क्या आप मानती हैं कि जो नाराज थे, जो बागी हो गए थे, उन्हें पार्टी ने साथ लिया है और पूरी तरह से जो चुनाव है प्रियंका जी वो आपकी पार्टी के पक्ष में है? आपकी आवाज मुझ तक प्रॉपर नहीं आ रही है। प्रियंका जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आवाज ब्रोकन है, आपका वॉइस ब्रोकन है। चलिए हम चेक कराते हैं। फरहाना जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, जिस तरह से केस चाइनी जी कह रही हैं कि जो नाराज हैं, अगर उन्हें साध लिया जाए तो ये चुनाव आपके पक्ष में हो जाएगा, लेकिन क्या आप साधने में कामयाब रही है कांग्रेस पार्टी बागियों को, बगावतियों को? देखिए, जिस तरह एक बहुत आम बात है कि सब प्रत्याशियों का चयन सूची जारी होती है तो थोड़ी बहुत बगावत होना ये लाजमी है, ये हमेशा होता है, हर चुनाव में होता है। लेकिन देखा जाए तो हमारे यहाँ इतनी कोई बगावत थी ही नहीं। जो छोटी मोटी बगावत हुई उसको हम लोगों ने बातचीत करके साध लिया है। हमारे जो भी नेता थे, जो प्रत्याशी थे, जो टिकट की मांग कर रहे थे, उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं मिला, थोड़े नाराज हुए, बट वो मान गए। लेकिन इनकी तो शुरू से ही पिछले 10-12 महीने से हम देखें तो इनके बीच में इनके जो पार्टी है बीजेपी की, उसमें गुटबाजी चल रही है। उसमें पता नहीं कितने गुट चल रहे हैं, महाराज, नाराज, लफाज। और बाद में जब प्रत्याशियों की लिस्ट आना शुरू हुई तो एक नया गुट आया, लाइलाज। वो वाला गुट है जिसमें सांसद और मंत्रियों को उतार दिया गया। वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, उन पर थोप दिया गया, यानी इंटर के बाद 12वीं की परीक्षा वो देंगे। तो इस तरह से इनके, और इनका जो एक जबलपुर में इनके केंद्रीय मंत्री आए थे यादव जी, उनकी इस तरह से इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने झूमा झटकी की, कपड़े खींचे उनके, फिर उनके जो वो था सुरक्षा कर्मी, उसको बंदूक निकालनी पड़ी, उससे अभद्र भाषा में व्यवहार किया, गालियां तक दी उसको। ऐसे कई हमें देखने को मिले कई जगह पर। तो ये नाराजगी इनकी पार्टी में तब भी थी और अभी भी चल रही है। इसीलिए इन्होंने, जो मोदी जी हैं, वो बार बार पता नहीं कितनी सारी सभाएं यहाँ पर कर चुके हैं। इनके नड्डा जी तो पहले से आ रहे थे, अमित शाह जी एक के बाद एक आए जा रहे हैं। और तो और इन्होंने यूपी और बिहार के अपने सारे विधायकों को एक एक विधानसभा पे तैनात कर दिया है, क्योंकि इन्हें अपने ही कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं पर नजर रखने के लिए इन्होंने अपने ही विधायकों को तैनात किया हुआ है। तो नाराज पार्टी में अति भी है, ये साथ नहीं पाए निश्चित तौर पर। जनता 18 सालों का हिसाब भी इनसे जनता लेगी तो 17 तारीख को ये बात साबित हो जाएगी। अब प्रियंका जी को सब सुनाई दे रहा होगा। प्रियंका जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी हाँ। जी प्रियंका जी, बात रखें आपकी। सर्वप्रथम आज धनतेरस के उत्सव पे आप सभी को और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको और दीपोत्सव सभी के लिए मंगलमय हो और शुभ हो। जी, आज बात अगर हम करें तो चुनाव अगर देखा जाए तो एक समर की तरह होता है। समर भूमि में सभी लोग अपनी तैयारियों से उतरते हैं और कोशिश करना चाहिए कि हम आत्म अवलोकन सूक्ष्मता से करें। जी, कोई भी प्रतिद्वंदी को कमजोर समझना या उसकी शक्ति का गलत आकलन करना भी आत्मविश्वास होना आवश्यक है, पर अति आत्मविश्वासी होना जी, शायद ये चीज हमारी फरहान बहन भूल गई कि उन्हें अपनी पार्टी पर फोकस करना चाहिए, जिसके कार्यकर्ता आत्मदाह के प्रयास कर रहे हैं, आपके नेताओं के पोस्टर को जूतों से पीट रहे हैं और कुर्ता फाड़ने की जो पद्धति है, हानुतप्पा जी जो कर्नाटक से मध्य प्रदेश में एक समय आए थे, तो इनकी पुरानी रणनीति है कपड़े फाड़ना। और तो और इनके नेता मंच के ऊपर गाली बकने और सुनने की जो पावर ऑफ अटर्नी देने की बातें करते हैं,
तो ये किस प्रकार का नेतृत्व कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ता के सामने कैसा उदाहरण रखना चाहते हैं, इसका आकलन करना चाहिए। आऊंगा फरहाना जी, आपके पास फिर आऊंगा मैं। लिस्ट के पहले होती जी, वहां तक मतलब कहें कि कैंडिडेट लिस्ट आ गई और इस प्रकार के हंगामे होने लग गए, तो चलो समझ में आते हैं कि प्रत्याशियों के समर्थन में ये सब चीजें होती हैं। लिस्ट के आने के पहले जन आक्रोश यात्राओं में जिस प्रकार से इंदौर में इनके कार्यकर्ता आपस में FIR करवा रहे थे, जी बिल्कुल, डिंडोरी में महिला कार्यकर्ता बातें करना, आपके विजयवर्गीय पटवारी जी के सामने पूर्व विधायक वर्तमान विधायक आपस में पार्टी प्रोटोकॉल भूल करके आपस में भिड़ रहे थे। इस प्रकार की असंतोष को देखते हुए जनता इनसे नाखुश है। फिर भी अगर हम बात करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में भी अगर अनुशासनहीनता हुई है तो वो खेदप्रद है। इस प्रकार का कोई भी आचरण किसी भी जनप्रतिनिधि को या जनप्रतिनिधि के समर्थन करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए शोभनीय नहीं होता है। अगर ये किया गया तो उसके लिए ये निराशाजनक है और असंतोषप्रद है और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। असंतोष पर भी हम बात करेंगे। हम फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार के चाइनी जी का रुख कर लेंगे। के चाइनी जी, जिस तरह से जितने भी बड़े नेता अब मध्य प्रदेश आ रहे हैं प्रचार के अंतिम दौर में, सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और सभी अपनी पार्टी को। जी, आप मुझे सुन पा रही है चाइनी जी? आपका ऑडियो नहीं आ रहा बिल्कुल। चलिए चेक करवाते हैं एक बार, अब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फरहाना जी का रुख कर लेंगे। फरहाना जी, जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर तमाम बड़े नेता आ रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, अब प्रचार के लिए केवल कल से लेकर के 5 दिन आपके पास होंगे। इसके बाद चूंकि आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, 48 घंटे पहले पूरी तरह से प्रचार पार्टियां नहीं कर पाएंगी, लेकिन ये 5 दिन किस तरह से कांग्रेस पार्टी बिताने वाली है और कितना अहम, कितना क्रूशल आप इसे मानते हैं? देखिए, जाहिरी तौर पर ये बहुत ही क्रूशल टाइम है। से 5 दिन बच्चे जी, जितने भी हमारे नेता हैं वो ऑलरेडी फील्ड में है। बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सभी हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर लगे हुए हैं और इससे ज्यादा मेहनत, अब और ज्यादा अपनी मेहनत को झोंक देंगे, दिन रात एक करके अगले 5 दिन में और ज्यादा काम करेंगे। यही हम कर सकते हैं और यही हम करेंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि अपने प्रतिद्वंदी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, तो क्या इस बात से आश्वस्त है कि इस बार कड़ी टक्कर, जो कि इस चर्चा की शुरुआत में आपने जिक्र किया, बीजेपी कांग्रेस से मान रही है? फरहाना जी, बात इन पर भी लागू होती है, बल्कि मैं ये कहूँ कि इन्हीं पर लागू होती है जी, है ना, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने प्रदेश का बंटाधार किया है, जिस तरह से प्रदेश की दुर्गति करी है, इतनी महंगाई करने पर, महिला अत्याचार में प्रदेश को नंबर 1 बनाने पर, दलितों पर अत्याचार में नंबर 1 बनाने पर, युवाओं को बेरोजगार करने पर, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, और हद तो ये हो गई है कि इनकी सरकार के दौरान पिछले 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि दिव्यांग जनों का भी ये पैसा खा गए, उनका हक खा गए, उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। तो इतना ये सब जनता सब देख रही है, ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है। और जो आंकड़े में बता रही हूँ कि जो प्रदेश में नंबर 1 पर महिला अत्याचार में, बलात्कारों में और जो आदिवासी अत्याचार में हमारा जो मध्य प्रदेश है, वो पूरे देश में सबसे बड़ी जनसंख्या आदिवासियों की हमारे मध्य प्रदेश में है और वही मध्य प्रदेश उन पर अत्याचार में नंबर 1 है। तो ये इनकी सरकार का किया हुआ है। 50,000 करोड़ ये आदिवासियों के नाम पर घोटाला करके खा गए। 3,22,000 आदिवासी पट्टे इन लोगों ने नष्ट कर दिए हैं और महिलाओं के अत्याचार की तो कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये जनता देख रही है, जनता इन सबका जवाब देगी। हम किसी और कॉन्फिडेंस में नहीं है, हम किसी तरह की बिल्कुल मुकाबला है, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी है, इनके पास पैसा है, इनके पास प्रशासन है, इनके पास IT सेल है जो झूठ का प्रोपेगेंडा बहुत अच्छे से चलाता है इनका। और सबसे बड़ी बात, इनके कैलाश विजयवर्गीय हो चाहे गोविंद सिंह जी हो, ये सभी लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, प्रियंका जी, काफी संगीन आरोप है आपकी पार्टी पर, जवाब दें। जी प्रियंका जी। कैलाश विजयवर्गीय इनकी पार्टी के पास में जी न निर्देश है, न दिशा है और न केंद्र नेतृत्व में इनके पास है। दिशा विहीन नजर आता है। अगर हम देखें तो इनके पास में आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के अलावा कोई प्रचारक नहीं है। अगर इनके खड़गे जी की भी बात करें तो वो कभी गुजरात पे जाते हैं, कभी पांडव पे जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। इनको सही तरह से ये नहीं मालूम है कि
उदाहरण क्या रखने चाहिए? ये ना ही धर्म को समझ पा रहे हैं, ना धर्म की परिभाषा को समझ पा रहे हैं। ये नहीं पता है आचार संहिता आज पानी मानते हैं, हम लोग तंत्र को नहीं मानते। अक्षरों को धमकी दे रहे हैं कि कमल का ध्यान रखना, कमल का ध्यान नहीं रखा तो देख लिया जाएगा। ये धमकी दे रहे हो आप लोग। अच्छा सही नहीं बोलने की जरूरत नहीं है। आपने ब्लॉक अध्यक्ष को भी बोल चुके हैं, गोविंद सिंह जी सरेआम बोल रहे हैं अपनी सभा में कि 25 लाख रुपए बांटे जाएंगे। 25 लाख रुपए में बात करो की पार्टी में विघटन की हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी में आपकी आजादी आपकी आजादी के बाद 61 बार विघटन टोटल आज तक हो चुका है। 69 टाइम्स कांग्रेस क्यों हो चुकी है? तो ये जो टूटी हुई कांग्रेस है, जो नेतृत्वहीन कांग्रेस है, इसका कोई संचालन करने वाला आपका तो कहीं नहीं है। पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ विधायक के चेहरे तक नहीं थे, केंद्रीय मंत्रियों को कोई विजन नहीं है। जिन लोगों ने आज तक देश क्षेत्र में कोई लोगों के साथ आया नहीं हो, करने के लिए चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी तौर पर चलते रहेंगे। केएस चाइनी जी का रुख करेंगे। केएस चाइनी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? करते चले आए हैं। केएस चाइनी जी, क्या आप? चलिए, इनसे संपर्क करने की कोशिश लगातार हमारी जारी है और कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच रहे हैं। प्रियंका जी, दलितों पर अत्याचार और युवाओं को रोजगार की कमी, यह मुद्दा सिर्फ आज की डिबेट में नहीं उठाया, लेकिन कांग्रेस हर बार हर चर्चा में इसे उठाती रही है। आरोपों की लंबी फेहरिस्त कांग्रेस के पास है। आपके पास अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए एक बड़ा कार्यकाल है, लेकिन जमीनी मुद्दों की अगर हम बात करें तो क्या आप मानते हैं अगर सरकार ने सारे काम पूरे कर दिए हैं तो नया क्या होगा फिर सरकार के लिए करने को? देखिए, कोई भी कार्यकाल जो है वो बीमारू से कालशील, विकासशील से विकसित और अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं जी, जिसमें युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा विजन है, जिसमें सीखो कमाओ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कौशल प्रदान करके शिक्षा को हम जो युवा है उनको बेरोजगारी से मुक्ति के लिए हम लोग अग्रसर होंगे। फिर भी अगर हम बात करें तो आज देखा जाए तो मध्य प्रदेश से ज्यादा छत्तीसगढ़ में शहरी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जिसके बारे में कभी भी कांग्रेस चर्चा नहीं करना चाहती। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो महिलाओं का 33% अगर हमने जो अब नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से लेकर के आए, उसे जमीनी स्तर पे जैसे बाकी योजनाएं पहुंची हैं तो उसको हमको पोषित करना है। इसके बाद अगर हम दलित की बात करते हैं तो जिस तरीके से आज देश के सबसे प्रमुख पद आऊंगा फरहाना जी, आपके पास ही आऊंगा इसके बाद, जो शोभायमान है उस वर्ग को आज नेतृत्व कर रही है और उसे और मजबूत प्रदान करना और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभार्थ पहुंचाना हमारा एक एजेंडा होगा। जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कल हमारा संकल्प पत्र आ रहा है, वही हमारे 5 वर्षों के लिए मूल मंत्र सिद्ध होगा। चलिए, संकल्प पत्र आने वाला है कल फरहाना जी और मूल मंत्र भी सिद्ध होगा। आपकी बात रखें जी। संकल्प पत्र लाने में इनको इतना डर लग रहा था क्योंकि 18 सालों में कुछ किया नहीं है। हर चुनाव में इतने संकल्प पत्र ला चुके हैं, झूठ ला चुके हैं, तो अब किस काम से? अब आप चुपचाप सुन लीजिए कि चुपचाप सुना। प्रियंका जी, आपको पूरा समय दिया गया था बोलने का। जी फरहाना जी, आपकी बात रखें। हमारी कौशल विकास योजना का नाम बदलकर इन्होंने सीखो कमाओ योजना कर दिया। ऐसे कई योजनाएं जो हमारी योजनाओं को बदलकर इन्होंने अपना सेहरा पहना दिया है, शिवराज जी के गले में हार पहना दिया। और इन्होंने जो विकास की गाथाएं गाई है वो विकास हुआ है इनके मुख्यमंत्री का, इनके परिवार का, इनके कार्यकर्ताओं का, इनके नेताओं का, इनके ही परिवार का सारा विकास हुआ है। और मैं बता देती हूँ कैसे हुआ है। अब देखिए, कौशल आहार घोटाला में 15,000 करोड़ का घोटाला, व्यापम महाघोटाला 2,000 करोड़ का, आदिवासी जमीन घोटाला 50,000 करोड़ का, कालमबाग घोटाला 300 करोड़ का, है ना, और मिड डे मील घोटाला 1,200 करोड़ का, सर्व शिक्षा अभियान 2,000 करोड़ का, स्मार्ट क्लास 1,600 करोड़ का। ऐसे कई न जाने कितने घोटाले हैं जिनको अगर हम टोटल करें तो 6 लाख से ऊपर, 6 लाख करोड़ से ऊपर के ये घोटाले हैं। और इन्होंने जो
प्रदेश को कर्ज में डाला है। वो 4.5 लाख 4.5 लाख करोड़, ये सभी को अगर हम आए तो 10 लाख करोड़ से ऊपर के पैसा जनता का ये डकार की, ये इतनी महंगाई के बाद, इतना टैक्स वसूलने के बाद, इतनी सारे वो घोटाले करने के बाद, घोटालों का पैसा डकारने के बाद भी ये प्रदेश को कर्ज में लेकर चले गए। इतना इंतजार कर रहे हैं, अगर इतने घोटाले हुए तो प्रचार में बांटने का जो उनके गोविंद सिंह 25 लाख कैलाश विजयवर्गीय पैसा बांटने की घोषणा कर रहे हैं। इस जनता का उसी जनता को बांटने की घोषणा कर रहे हैं। चलिए, योजनाओं का नाम बदलकर उसे नए सिरे से प्रेजेंट कर रही है बीजेपी, ये कांग्रेस का कहना है प्रियंका जी। लेकिन सवाल वही है कि जब तमाम चीजें हो चुकी हैं, इस बार नया क्या होगा? हालांकि आप कह रहे हैं कि विजन होगा नया, लेकिन अब चूंकि 4 से 5 दिनों का एक समय रह गया है प्रियंका जी प्रचार प्रसार करने में, ऐसे में क्या रणनीति बीजेपी के आगे होगी? देखिए, कांग्रेस का काम है सिवाय आरोप प्रत्यारोप करने का। इन्होंने आज इतना ही, अगर इतने ही करप्ट नेता हमारे थे तो इनको न्यायपालिका में जाना चाहिए था। इतनी खराब शासन था तो सड़कों पे उतर करके उग्र आंदोलन करने चाहिए थे कि कुंभकर्ण की तरफ क्यों सोते रहते हैं। चुनाव के समय इनको जनता सीबीआई का डर दिखा के अपने अधीन कर रखा है। हमने 300 से ज्यादा शिकायतें की है, इन पर कार्रवाई नहीं हुई है और अभी भी लगातार हम निर्वाचन आयोग में शिकायत कर रहे हैं, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि प्रशासन कानून व्यवस्था सबको अपने अधीन कर रखा है, सब आपके अधीन काम करने। मध्य प्रदेश बनाना हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है और इसमें जनता पूरी तरह से हमारे साथ है और पहले भी थी, इसलिए इन लोगों को दरकिनार करके जनता ने रखा हुआ था और फिर से जनता इनको नकारेगी। जनता का आप 18 साल का सत्ता में है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश क्यों नहीं बना पाया? 18 साल क्यों नहीं बना पाए? एक सवाल का जवाब दे दो आप। प्रियंका जी, कांग्रेस पूछ रही है कि 18 साल का समय आपके पास था, लेकिन आप स्वर्णिम मध्य प्रदेश इतना 18 सालों में पूरा क्यों नहीं कर पाए ये सपना? बीमारू राज्य से स्वर्णिम राज्य तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है जी, जिसको पहुंचने में बीमारू से विकसित, विकसित से विकासशील और आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ अगर हम अग्रसर हैं तो ये हमारे माननीय मोदी जी के प्रयासों से, माननीय प्रधान हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी की मेहनत से हम लोग असफल हो पाए हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी जी निवास करते हैं, जैसे लोग मणिपुर क्यों नहीं आता है? मणिपुर में बोलिए फिर, मणिपुर क्यों नहीं आता है मोदी जी? मणिपुर से इतना दोगला व्यवहार किस लिए? चलिए, तो कहीं ना कहीं चुनाव में सीधी टक्कर है और नेता घनचक्कर हैं। ये लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर आने वाले कुछ दिनों तक और जारी रहेगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में चुनाव का काउंट डाउन शुरू हो चुका है और तमाम राजनीतिक दल इसकी पूरी तैयारी में अब दिख भी रहे हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस डिबेट के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इससे जुड़ने में और आप इसका हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।